नमस्कार दोस्तों। ध्यान ज्ञान संगम चैनल पर विशेष कड़ी में डॉक्टर की राय में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम विशिष्ट डॉक्टर्स को इस शो में बुलाते हैं, उनसे अपनी व्यवहारिक जिंदगी से जुड़े हुए प्रश्न करते हैं और उनसे उसका समाधान लेते हैं, उत्तर पाते हैं। और हमारे साथ आज कुछ पेरेंट्स भी जुड़े हैं कि उनको क्या पेरेंटिंग के इशू आ रहे हैं, कहाँ उन्हें गाइडेंस चाहिए। तो वो अपने प्रश्न डॉक्टर साहब से करेंगे और डॉक्टर साहब उन्हें गाइड करेंगे कि कैसे उन्हें अपने बच्चों की केयर करनी चाहिए। तो हमारे साथ आज करनाल से डॉक्टर अमित पुंज जी जुड़े हुए हैं, जो आयुर्वेदा डॉक्टर हैं और नोडल ऑफिसर हैं और बहुत सारे साधना कर चुके हैं बचपन से लेकर अब तक। और बहुत सारे लोगों को गाइड करते हैं, ध्यान सिखाते हैं, योगा सिखाते हैं और हेल्थ इश्यूज को लेके जो आयुर्वेदा में ट्रीटमेंट बताए जाते हैं वो भी उनको मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं और बहुत सारी थेरेपीज, ऑल्टरनेट थेरेपीज पे भी काम करते हैं। और किस पेशेंट को, किस बच्चे को क्या काउंसलिंग देनी चाहिए, आजकल जैसे टीन एज के बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स में और बच्चों में बहुत एक संघर्ष हो रहा है आइडेंटिटी को लेकर। ईगो क्लैशेस होते हैं, तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं। जब हम उस इशू के अंदर होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें समझ नहीं आती हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो बाहर से देख रहा है उसे समझ आ जाती है कि हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो इसी विषय को आगे लेकर कि हम जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे टीनेजर्स हैं, उनकी हेल्प हो सके, उनको गाइडेंस मिल सके, तो हम ऐसे विशेष डॉक्टर्स को इस शो में बुलाते हैं। तो अमित पुंज जी, मैं आपका बहुत बहुत इस मंच पर स्वागत करती हूँ कि आज आप आए, आपने हमें समय दिया और आप अपने विजडम से हम सबको गाइडेंस देंगे। और ये केवल यहीं तक सीमित नहीं रहेगा कि 5 लोग जो आपसे बातचीत कर रहे हैं सिर्फ उनके लिए है। ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचेगा और आज टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत थैंक्स है कि अगर हम घर बैठे बैठे किसी का जीवन बदलने में मदद कर सके तो इससे बढ़िया बात और कुछ नहीं है। तो आपका मैं पुनः एक बार इस मंच पर स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमें समय देने के लिए। अमित पुंज जी, मैं शुरुआत करती हूँ, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके पास, जैसे आप काउंसलिंग भी करते हैं और आपकी खुद की बेटी है छोटी, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं जो सोचे भी नहीं होते हैं कि कैसे बच्चे को टैकल करना है, क्योंकि बच्चे की आइडेंटिटी बनती है, पर्सनैलिटी डेवलप होती है और पेरेंट्स उसके लिए आइडियल होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसा साइंस कहती है, आप भी जानते होंगे, कि जब बच्चा 5 साल तक का होता है तो ऑलमोस्ट 95% उसकी घर पे ट्रेनिंग हो चुकी होती है, एग्जैक्टली। प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है, कंडीशनिंग हो चुकी होती है कि उसको लाइफ कैसे जीनी है। और जब 5 साल के, आज तो खैर जल्दी डाल देते हैं स्कूल में, प्ले वे स्कूल में, 5 साल के बाद जब बच्चा सोसाइटी में जाके इंटरेक्शन करता है तो सिर्फ उसकी 5% के लिए पेरेंट्स लाखों रुपया खर्च करते हैं। और जब बच्चा घर में सीख रहा है, पेरेंट्स को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि बच्चा उनसे क्या क्या ले रहा है। तो इस बारे में, आपकी भी बच्ची छोटी है, तो आप क्या गाइड करना चाहोगे पेरेंट्स को कि कैसे बच्चों को वो संस्कार दें बचपन से ही। बड़ी मतलब आपका कंसेप्ट काफी क्लियर है और ये एक अच्छी बात है। देखिए, होता क्या है कि जो हम सब लोगों की फैमिलीज हैं वो डिस्फंक्शनल फैमिलीज हैं। उनको साइकोलॉजिकल टर्म में डिस्फंक्शनल फैमिलीज बोलते हैं, क्योंकि हम लोगों की, बड़ों की आदतें ही खुद की ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे बच्चे हमारे जल्दी उठें, तो क्या हम खुद जल्दी उठते हैं? जो चीज हम बच्चों से चाह रहे हैं, क्या वो हम खुद कर रहे हैं? हमें उनके लिए एग्जाम्पल बनना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि वो सच बोले, लेकिन अगर हम उनके सामने झूठ बोल के दिखा रहे हैं तो वो बात तो सही नहीं हो जाएगी। तो उन्होंने तो वही फॉलो करना है, क्योंकि वो प्रतिबिंब है हमारा। जो हम कर रहे हैं बच्चों ने वही फॉलो करना है, बिल्कुल एकदम। तो हमें खुद को ही एग्जाम्पल बनना पड़ेगा उनके आगे, जो आप चाहते हो। और बाकी हर बच्चा यूनिक होता है, यूनिक क्वालिटीज लेके आता है। हम उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। और बच्चे इतने यूनिक होते हैं कि वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट आपको देखना है वो बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, क्या कर रहा है। अब मैं अपनी अगर बात बताऊं तो मेरी गुड़िया गाने में बहुत अच्छी है। छोटी सी 5 साल की गुड़िया है। वो बहुत अच्छी योगिक एक्सरसाइज करती है, क्योंकि उसने हमको योग करते हुए देखा। उसकी मम्मी भी करती हैं, मैं भी करता हूँ। तो मेरे साथ कई प्रोग्राम में जाती है, तो उसका योग में इंटरेस्ट हो गया।
तो वो छोटी सी थी तब उसने वो चैंपियनशिप जीती। एक 1.5 साल की थी उस समय, 1.5 साल की बच्ची वो योग कर रही थी। मैं उसके आपको 1.5 साल वाले अगर पोस्टर दिखाऊंगा तो आप देख के हैरान हो जाओगे कि 1.5 साल का बच्चा भी कितना अच्छा योग करता है। तो ऐसे ही उसने अपनी माँ को हारमोनियम पे प्रैक्टिस करते हुए देखा। तो उसको सारे गामा पाधा नीसा और वो सब उसने पिकअप कर लिया वहीं से कि माँ बजा रही है, छोटा बच्चा तो वैसे ही हारमोनियम पे उंगली लगा रहा है। तो आप उसको एनवायरनमेंट कैसा दे रहे हो? तो अगर म्यूजिक का एनवायरनमेंट तो बच्चा म्यूजिक में जाएगा, डांस का एनवायरनमेंट है तो डांस में जाएगा। आप बच्चे के साथ टाइम कितना स्पेंड करने वाले हो? आप चाहते हो कि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। आज हर एक पेरेंट का एक क्वेश्चन है कि बच्चे की हेल्थ अच्छी रहे। बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत ज्यादा, मेरे पास बहुत पेरेंट्स आते हैं, उनको यही इशू है कि बच्चे का खांसी जुकाम नहीं जा रहा, बच्चे को बार बार बुखार हो रहा है। ये सब समस्याएं बच्चे को चल रही हैं। तो आज के टाइम में कोरोना से तो एक अलग ही फियर सब में आ गया। और बच्चे काफी बीमार चलते हैं क्योंकि उनकी कफ की प्रवृत्ति होती है, और बच्चों में बेसिकली ये प्रॉब्लम रहती है कि उनको कफ की नेचर बहुत ज्यादा तंग करती है, क्योंकि कफ का ही पीरियड होता है उनका, बच्चे बाल जो काल होता है। और हमको उनको सही दिनचर्या दे ही नहीं पा रहे, उनके ऊपर ओवरलोड स्टडी का डाल दिया है, बच्चे की कंसंट्रेशन हम नहीं बना पा रहे। तो वो सब इतना सारा डिसफंक्शनल सिस्टम है कि अगर आप फैमिली में एक व्यक्ति को ठीक करने जाओ तो आप दादा दादी को तो ठीक नहीं कर सकते ना। दादा दादी की एक अलग आदत है, और एक हम न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं या जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, बहुत सारी चीजें इम्पेक्ट करेंगी, हर चीज की प्लस माइनस है। तो हमें सबको ही, बड़े लोगों को बैठकर समझने की जरूरत है। बच्चे को कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती। मेरे पास लोग लेके आते हैं कि बच्चे की काउंसलिंग कर दो, हमारा बच्चा कहना नहीं मानता। मैं कहता हूँ बच्चे की कोई काउंसलिंग की जरूरत नहीं है, बड़े आ जाओ, जितने बड़े हैं ना सब बुला लो, दादा दादी नाना नानी, जो भी घर में रहते हैं, चाचा चाची, इन सबको बुलाओ, इनको जरूरत है, बच्चे को कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि काउंसलिंग की जरूरत बड़ों को है। और बड़ों को लगता है कि बच्चों की काउंसलिंग कर दो, बच्चों को ध्यान सिखा दो, योगा सिखा दो, बच्चे सुधर जाएं, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो ये हो नहीं सकता। नहीं हो सकता। आपको आइडियल बनना पड़ेगा बच्चों के लिए। और बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे आपके भी फादर मदर हैं और आपकी बच्ची थी, तो पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है एग्जैक्टली। कि वो बच्चों को, इसीलिए दादी नानी की कहानियां सुनाई जाती थी ना। बच्चे दादी के पास होते थे, कहानी सुनते थे। हमें भी याद है कि हम दादी के साथ रात को बैठ जाते थे कि कहानी सुनाओ, कोई हम्म। साखी सुनाओ। तो वो धीरे धीरे वो संस्कार अपने आप बच्चे में डेवलप होने लग जाते हैं। तो जैसे आपने हम्म। देखा कि आपकी बेटी को दादी दादा का भी सानिध्य मिला, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपकी बेटी की ग्रोथ में उनका क्या रोल रहा? अ, मेरी जो माता जी थी उनको काफी सारे भजन जो हैं वो आते थे। तो उन्होंने बच्चे के साथ में कथाएं सुना दी उसको। कृष्ण जी की कथा सुना रही हैं, रामायण सुना रही हैं, महाभारत सुना रही हैं, गीता जी सुना रही हैं, या भगवान की आरतियां सुना रही हैं, मंत्र सुना रही हैं। तो जितने उनको याद थे वो सब उसके सामने बोलते थे। तो वो सब पिकअप कर लिए उसने, जितने थे उसको सारी स्टोरीज मालूम है। तो उससे कोई स्टोरी आप उसके सामने छेड़ो, उसको सब आता है। तो बताएगी नहीं ऐसे नहीं ऐसे होता, तुम करेक्ट, वो हमको करेक्ट कर देगी, बड़ों को करेक्ट कर देगी। तो बड़े अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो उनको करेक्शन हो जाएगी। वंडरफुल, हम्म। वंडरफुल, बहुत अच्छा आपने बताया कि अगर हम चाहते हैं बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट दे, अच्छे संस्कार दे, तो उसमें हर एक का रोल है, चाहे वो दादा है, दादी है, नाना है, नानी है, चाची है, मामी है, क्योंकि बच्चा इन्हीं लोगों से सीखता है। और सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो पेरेंट्स का रहता है कि पेरेंट्स कैसे रहते हैं, कैसे ट्रीट करते हैं। तो आपने बहुत गहरे सूत्र दिए कि हम, जैसे आपने बताया कि सब बड़ों को बुला लो काउंसलिंग के लिए, बच्चों को छोड़ दो क्योंकि उनको जरूरत है। तो वाकई में बिल्कुल। ही बड़ों को ये बात हजम भी नहीं होती है कि हमें काउंसलिंग की जरूरत है। एक्चुअल में उन्हीं को जरूरत है। देखो जैसे जी ऐसा होता है कि अभी आज की डेट में हर पेरेंट का एक हाल है, उन्होंने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा दिए हैं। पहले टीवी में कार्टून आया करते थे, अब क्या है, बच्चे के मोबाइल में कार्टून है। बच्चे को ही एक अलग से मोबाइल दे दिया है, बच्चा उसमें सारा दिन कार्टून देखता है। कैसे कार्टून देखता है? सारे जो कार्टून हैं वो जापानीज और कोरियन और चाइनीज, ये कार्टून हैं जितने भी हैं। सन 2004 में मैंने स्पेशल साउथ कोरिया विजिट किया था, वहां पे एक कार्टून बनाने वाली कंपनी थी। तो मैंने उनसे उस दिन समय मैंने बात की थी कि जो आपका कार्टून है उसका काफी नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पे पड़ रहा है।
तो आपको अपने कार्टून कैरेक्टर को कुछ पॉजिटिव हैबिट्स दिखानी है, उसको अपनी संस्कृति पे बताओ। तो वहां पे उस समय बुद्धा का क्रेज है, क्योंकि जो कोरिया है, साउथ कोरिया, वहां पे बौद्धिज्म है या फिर वहां पर क्रिश्चियनिटी है मोस्टली। इसी दो रिलीजन के अंदर वो लोग हैं। तो वो जो रिलीजन को मानते थे, वहां पर जो बुद्धिज्म की लाइन चलती है वो है बॉन बुद्धिज्म। तो मैंने योंगसन यूनिवर्सिटी में विजिट किया, और वहां पे जो उस समय कार्टून की जो बनाते थे पूरी सीरीज, उनसे विजिट किया, उनको बताया मैंने कि आप बुद्धिज्म बुद्धिज्म के ऊपर काम करो। तो उन्होंने बुद्धिज्म के ऊपर में उसको चक्रा से रिलेट करके, कुंडलिनी से रिलेट करके वो कार्टून भी बनाए थे उस समय। और वो काफी अच्छी सीरीज चली, प्रमोशन भी हुई उसकी, लोगों ने पसंद भी किया। लेकिन एक ही कार्टून फिल्म के कुछ एक एपिसोड बन पाए, वो आगे नहीं चल पाई वो सीरीज। तो कुछ उस पे ऑब्जेक्शन आ गए, मतलब लोगों का रिलीजन बेस का, और ये इंफॉर्मेशन का कुछ आया। लेकिन वो एक बहुत अच्छा था, अगर नेट पे आप सर्च करोगे तो वो इन कार्टून एक्सप्लेन अबाउट चक्रा एंड दैट थिंग, व्हेन यू सर्च यू विल फाइंड आउट। तो ये एक चीज होनी जरूर चाहिए कि हम बच्चे को कार्टून के ऊपर छोड़ दिया, तो वो कार्टून देख रहे हैं, और कार्टून में कैसी कैसी एजुकेशन मिल रही है बच्चे से, पीछा छुड़वाने के लिए कि बच्चा हमें तंग ना करे, हम बड़े अपना काम करते रहें, बच्चों की क्वेरी हम सोल्व नहीं कर रहे। हमने उनके मोबाइल फोन देकर उनको कार्टून पे डिपेंड कर दिया है। हम बच्चे की बात ही नहीं सुन रहे, उसके इमोशन नहीं समझ रहे, उसकी एनर्जी को नहीं चैनलाइज कर पा रहे। और हमने केवल बच्चे को एक मोबाइल के हाथ में छोड़ दिया, और मोबाइल एक ऐसा समुद्र है जिसके अंदर हर तरह की नॉलेज उसके अंदर है। बच्चा किस बटन पर क्लिक करेगा, क्या देखेगा, अभी तो पेरेंट्स को नहीं मालूम क्या देखना है। जो इंडिया का जो ट्रैफिक है इस समय, इंटरनेट का ट्रैफिक है, मैंने एक सर्वे मतलब देखा था, उस सर्वे में बताया गया था कि 70 to 80% जो ट्रैफिक है वो पोर्न पे जा रहा है। तो ये सब चीज इतनी है, और वही हम एक खतरनाक टूल बच्चों के हाथ में छोड़ के हमने छोड़ दिया है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं, और पेरेंट्स क्या करना चाह रहे हैं, अपना टाइम बचाना चाह रहे हैं। किसी के पास टाइम नहीं है बच्चों को देने के लिए, और बच्चे अपने आप फिर जो उनकी ऊर्जा जो है जहां जा रही है वो वही कर रहे हैं। और आपने बच्चे को छोड़ दिया, बच्चा अपने स्कूल में जा रहा है, हर तरफ से बच्चा सीख रहा है। बच्चा एक ऐसा रिसेप्टर है कि वो हर समय रेडी है सीखने को लिए। जब तक वो जाग रहा है या सो रहा है, वो 24 आवर्स में सीख रहा है। ये नहीं है कि बच्चा सोया उस समय सीख नहीं रहा है, जिस समय बच्चा सोया है उस समय भी सीख रहा है, उस समय भी सुन रहा है, उसकी इंद्रियां बहुत तेज हैं, बच्चा उस समय भी सीखता है। तो हमने बच्चे को खुला छोड़ दिया, हमने मोबाइल पर छोड़ दिया, हमने टीवी पर छोड़ दिया, तुरंत कार्टून लगा के दे दिया। वो हमारी कमजोरी है। तो हमें बड़ों को सीखने की जरूरत है, एक्चुअल में कुछ भी बच्चों को सीखने की जरूरत नहीं है। बच्चे तो फॉलो करते हैं। यस, बहुत अच्छा आपने बताया। और अभी जब हम बच्चों का सेशन ले रहे हैं, जेन मास्टर्स करके हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, और 3 दिन हुए, आज तीसरा दिन था। उसमें बच्चों को इतनी क्लैरिटी है। बच्चे ये पूछ रहे हैं कि हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं सोने के टाइम, हमें डर हम्म। लगता है, हमें हम्म। डरावने सपने आते हैं, तो हम हम्म। हम क्या करें। तो उनको यही बताया कि आप जो पबजी खेल रहे हो, जो ये मार धाड़ वाले सीरीज देख रहे हो, कार्टून देख रहे हो, वो आपके अंदर उसी के इंप्रेशन पड़ गए हैं, और जब आप आंखें एग्जैक्टली। बंद करते हो वही दिखाई देता है। तो सोने से पहले आपको ऐसी कोई चीज देखनी नहीं है। एकदम तो नहीं कह सकते ना कि सब कुछ बंद कर दो, लेकिन हमें हम्म। उनको लॉजिकली, साइंटिफिकली धीरे धीरे गाइड करना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे उन चीजों पर कंट्रोल करना सीखो। तो बहुत अच्छा आपने बताया। और सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों को ये पता है कि उनके साथ गलत क्या हो रहा है, सही क्या हो रहा है, वो बता पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी आजकल की जनरेशन की बात है। तो मैं अब सिमरन जी से एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर उनका कोई प्रश्न है तो वो करें। नमस्ते सर। नमस्कार जी। थैंक यू सो मच हमें इतना टाइम देने के लिए और विजडम शेयर करने के लिए। सर, जैसे आपने कहा कि ये बात से मैं भी वाकिफ़ रखती हूँ कि 95% प्रोग्रामिंग बच्चों की 5 साल तक हो जाती है, और ये पूरी काउंसलिंग पेरेंट्स की ही होनी चाहिए रादर देन बच्चों की। जो सुधार है पेरेंट्स में होना चाहिए। पर मैं एक वर्किंग मॉम हूँ सर, तो एज अ वर्किंग मॉम आपने कहा कि समय हमको पूरा पूरा देना चाहिए। तो वर्किंग मॉम का हमेशा ही गिल्ट रहता है कि आप क्वांटिटी टाइम नहीं दे पाते, और हालांकि मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं क्वालिटी टाइम दूँ। और इस क्वालिटी, क्योंकि बच्चा तो हर तरफ से ऑब्जर्व कर ही रहा है, रिसेप्टर है ही, और जॉइंट फैमिलीज़ में भी रहते हैं या फ्रेंड्स के साथ वो स्कूल में भी जाते हैं, अलग अलग बातें भी सीख के आते हैं। तो ये ऐसे में एज अ वर्किंग मॉम हमारा बेस्ट प्रैक्टिस क्या होना चाहिए? वर्किंग मॉम आप 7 to 2 या 3 हैं, या टिल 5 6 तक हैं, कब तक?
मेरा सर यूजुअली 4-5 आवर्स का रहता है, और ओके। क्योंकि मेरा ऑनलाइन वर्क ज़्यादा रहता है तो शिफ्ट इवनिंग की रहती है। ओके, ठीक। कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को लेनी पड़ेगी उस समय। घर में जो बाकी लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें उस चीज की, जी। क्योंकि आप वर्क कर रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो जो भी उस समय और लोग घर के अवेलेबल हैं उनसे सपोर्ट लेनी पड़ेगी। तो आप तो काम कर रहे हैं तो उस समय को हम कंपनसेट ऐसे नहीं कर सकते, तो बाकी जो भी समय आपको मिले आप उसके अंदर अपना रोल प्ले करेंगे, लेकिन बाकी के समय में और दूसरे लोग जो अवेलेबल हैं घर में वो करेंगे। चाहे वो बड़े भाई बहन हैं, चाहे दादा दादी हैं, चाहे चाचा चाची हैं, चाहे उसके पिताजी हैं बच्चे के, या बड़े भाई बहन, वो रोल प्ले करें। आप जब टाइम हमारे डिवाइड करना पड़ेगा। जी, हमारे पास जब क्वालिटी टाइम रहता है, जैसे क्वांटिटी नहीं दे पा रहे, क्वालिटी टाइम देते हैं, तो उसमें सर कैसा बच्चों के साथ रहना चाहिए कि उनको बेस्ट हर चीज़ें, प्रोग्रामिंग जो उनकी जा रही है वो उनके अंदर बेस्ट टू बेस्ट जा रही है? देखो, बच्चों की हेल्थ के ऊपर अगर हम बात करें, और उसके अंदर फिजिकल हेल्थ बच्चों की बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं होगी बच्चों की तो बाकी कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा। तो बच्चों को सुबह और शाम दो समय पार्क में जाना जरूरी है। अब वो घर वालों के ऊपर है, जैसे आप अगर बिजी हो तो बच्चे को पार्क में ले गए, पार्क में उसको, बच्चे को एक्सरसाइज कराई, खूब खेल खिलाई, अलग अलग क्रिएटिव गेम्स हैं वो खिलाई, रादर देन मोबाइल पर गेम खिलाने के बजाय में बच्चे को जो हमने गेम खिलानी है वो पार्क में खिलानी है, स्टेडियम में खिलानी है। तो उस तरह से हमने बच्चों को दौड़ भाग करवाई। और जब बच्चा घर आ रहा है तो घर आने के बाद में हमें हेल्दी फूड की उनको तैयारी करवानी है। तो बच्चे को बनाना सिखाओ, हेल्दी फूड कैसे बनता है। तो पता भी नहीं चलेगा कि हमने फ्रेश जूस निकाला, विद फाइबर जूस निकाला। एक कलसी मशीन है, हालांकि कलसी मशीन से मुझे कुछ प्रमोशन नहीं मिलता है ऐसा, लेकिन मैं हर किसी को गाइड करता हूँ कि कलसी मशीन है जूसर वाली, उसमें हैंडल लगा है। तो व्हेन यू टेक दैट जूस, विद फाइबर जूस आपको मिलता है, तो वो जूस आप बच्चों को बनाना सिखाइए, बच्चों को खेल खेल में बताएं कि इस चीज का जूस बनता है, उसमें इतनी ताकत होती है, हमारी आंखों के लिए अच्छा है। तो आप एक नॉलेज पार्ट भी शेयर कर रहे हो। तो जितना अच्छा नॉलेज दोगे, ग्रीन वेज बताओगे उसे, तो वो सब चीज उसके लिए अच्छी होगी। तो चीज तो हमारी लाइफ की है, जो हमारा डेली रूटीन है वही है। डेली रूटीन के अंदर नॉलेज डाल दो, उसके कंसेप्ट क्लियर कर दो, और उसको इंटरेस्टिंग बना दो, और उसको बता दो कि यार तुम तो बहुत अच्छा करते हो, आप कितना अच्छा जूस बनाते हो। देखो बच्चे का नाम है, जैसे मेरी गुड़िया का नाम दिव्या है, तो मैं उसको बोलता हूँ दिव्या आप तो बहुत अच्छा जूस बनाते हो बेटा, ये तो बहुत यम्मी बना, आज हम किस चीज का जूस बनाएंगे। फिर वो अपना क्रिएटिविटी करती है, पापा आज ना इस जूस में हम ना थोड़ा नींबू भी ऐड करेंगे, थोड़ा हनी भी डालेंगे इसमें। तो वो अपनी क्रिएटिविटी ऐड करती है, बच्चा आपको दिखाने जा रहा है, वो खुद भी ट्राई करता है, तो उस आदत से एक अच्छी चीज बन जाती है। जी। सर मेरा एक और प्रश्न ये था कि अक्सर जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं या न्यूक्लियर में भी रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कोई क्लैशेस हो रहे हैं, और बच्चा, क्योंकि आपने कहा जैसे कि वो नींद में भी सुनता है, तो हम्म। उस चीज़, कई बार अनअवॉइडेबल होता है और कई बार हम अवॉइड कर जाते हैं सामने बात करना, या बच्चे के सामने किसी भी तरीके की क्योस को शो करना। ऐसे में पेरेंट्स को कैसे सतर्क रहना चाहिए? पहले हस्बैंड वाइफ को ही आपस में बात करनी चाहिए ढंग से, कि हम एक नियम बनाते हैं, कि ये नियम हमारा ये है कि हमारे बीच में देखो, जब मन है और दोनों के अलग अलग ब्रेन हैं, तो हमारी जो मति है वो अलग अलग हो सकती है किसी विषय पे। तो अगर हम किसी विषय पर हम डिफर होते हैं, तो उसकी टॉक हम पर्सनली अलग से करें। हम बच्चे के सामने ऐसा रिप्रेजेंट ना करें कि हम लड़ रहे हैं, या हम किसी विषय पे झगड़ रहे हैं, या हमारी राय उस पर एक नहीं है। तो एक ने कही दूजे ने मानी, दोनों बन गए ब्रह्म ज्ञानी, कुछ ऐसा कर लो। जी, जी। थैंक यू सो मच सर। हम्म। तो मौके पर एक को झुकना पड़ता है। तो अगर फ्रंट में दिख रहा है कि, अगर हस्बैंड को दिख रहा है कि भाई इन्होंने स्ट्रांगली डोमिनेंट वे से अपना पॉइंट रखा है, और अभी वो पीछे हटने के मूड में नहीं है, तो एक दूसरा पीछे हो जाए, और बाद में लेटर ऑन वी कैन डिस्कस दैट टॉपिक। आप एक कमरे में नहीं डिस्कस कर रहे, आप ड्राइंग रूम में बैठकर डिस्कस कर लो, आप छत के रूफ पे जाकर डिस्कस कर लो, आप कहीं भी डिस्कस कर सकते हो, दैट्स योर पॉइंट। या आप चलो हम इस 15 मिनट इस टॉपिक पे बात करते हैं, 10 मिनट बात करते हैं। अब बात करनी है, झगड़ा थोड़ी ना करना है। अगर किसी को देखो एक बात समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर बात समझ में नहीं आती है तो लीव इट ऑन टाइम।
टाइम इज द बेस्ट मेडिसिन, अपने आप हील करता है। आप अपना पक्ष अच्छे से रख दो। देखो, एक बात को कहने में एक रूल बताता हूँ आपको। एक बात को कहने में सत्यम शिवम सुंदरम फार्मूला डाल लो। मेरे साथ बोल दो एक बार, सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदरम। हाँ, जो आप बाल बोलो वो सत्य होनी चाहिए। शिवम मतलब कल्याणकारी होनी चाहिए, और सुंदरम मतलब उसको सुंदरता से रिप्रेजेंट कर दो। एक बार मैं ट्रेन में जा रहा था, तो ट्रेन में क्या हुआ, मेरे सामने एक लड़का बैठा था, और वो केला खा रहा था। उसके पास में दर्जन के आसपास केले थे। उसने केला खाया, केला खाकर नीचे गिर दिया ट्रेन में। मैंने क्या किया, वो केला उठाया और बाहर फेंक दिया खिड़की से। उसने दोबारा केला खाया, दोबारा फेंका, दोबारा केला खाया, दोबारा फेंका। ये सब चीज चलती रही, तो 6-7 बार ऐसा हो गया। और साथ में ही बुजुर्ग लोग भी बैठे थे, हर तरह के लोग बैठे थे। तो उन्होंने सामने वाले को, उसको लड़के को टोका कि तुझे शर्म नहीं आ रही कि सामने से ये जो हैं तेरे से एज में बड़े भी हैं, और ये किस तरह से केला उठा के, छिलका उठा के बाहर गिर रहे हैं, और तेरे को कुछ भी नहीं कह रहे। तो कहता जी, शर्म तो मुझे पहली बार में ही आ गई थी, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि ये दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार कितनी बार करेंगे। तो मैंने एक ही आंसर दिया, मैंने कहा देखो, दर्जन केले तुम्हारे पास है, 12 बार की तैयारी तो मैं भी करके बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम उतने खा पाओगे क्या? तो उस दौरान उसको केवल एक सीख देना, उस डब्बे में मेरे साथ में, उस बोगी में, उस समय मेरे साथ में 10-12 लोग थे। तो 10-12 लोगों को एक चीज समझ में आई कि यार, हमको अपने ट्रेन के डब्बे को गंदा नहीं करना है। वो कंसेप्ट पे चर्चा ही वो हुई। तो वो लगभग आधे घंटे का सफर था। उस आधे घंटे में चर्चा यही रही कि हमें साफ सफाई हमें करनी है, हमें ये नहीं करना। तो वहां पे टॉपिक ये था कि आपने कुछ भी गुटखा खाया, सौंफ खाया, टॉफी का पैकेट फेंक दिया, चॉकलेट का रैपर फेंक दिया, किसी ने मूंगफली के छिलके घेर दिए, किसी ने केले के छिलके घेर दिए। तो हमने उस ट्रेन के अंदर में चल रहे हैं और अपने जूते चप्पल लेके चल रहे हैं, और सब गंदा मैस कर दिया वहां पे। तो हम अपने घर में तो ऐसा नहीं करते ना, प्रॉपर करते हैं। तो हालांकि उसको बायोडिग्रेडेबल चीज है, अगर आपने उसको नेचर में बाहर फेंक भी दिया, तो विद इन 7 डेज वो डिग्रेड हो जाएगी। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको भी प्रॉपर हम कचरे को मैनेज कर सकते हैं। सबसे बड़ा इशू है वेस्ट मैनेजमेंट। तो आप बच्चे को छोटी छोटी चीज सिखा सकते हो। कुछ भी छोटा छोटा चीज को आप नॉलेजेबल बना दो, स्किलफुल बना दो, सत्यम शिवम सुंदरम फार्मूला फिट कर दो। वाह, वंडरफुल। थैंक यू सर। बहुत अच्छा आपने फॉर्मूला बताया, सत्यम शिवम सुंदरम। अगर सब ये फॉर्मूला अपना ले तो सारी समस्या का समाधान ही हो जाए। बिल्कुल। तो दोस्तों, अगली कड़ी में फिर हम नए प्रश्नों के साथ आपसे मुलाकात करेंगे और अमित पूंजी से उनका समाधान और गाइडेंस लेंगे। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। फिर अगली कड़ी में नए प्रश्नों के साथ हम हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। जरूर।